जय हिंद दोस्तों। आज से हम पढ़ेंगे जो बिहार का प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनके बारे में, क्योंकि जो हमारी आगामी 67 बीपीएससी की परीक्षा है उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक बार गो थ्रू हो रखे हैं, जिससे क्योंकि कई बार क्या होता है कई क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो जिनको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, या कई बार हमें आइडिया लग जाती है कि जो क्वेश्चन होंगे उनका प्रकार कैसा होगा, उनका लेवल कैसा होगा। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो हमारे लिए एक तरह से आधार का काम करते हैं जो हम आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं। इसलिए हम प्रीवियस ईयर पेपर को स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज में जो हमारा पहला पेपर होगा वो सबसे पहले जो 67 बीपीएससी की परीक्षा हुई थी जिसको कैंसिल कर दिया गया था, जो कि 8 मई 2022 को आयोजित की गई थी, इस पेपर को हम देख लेते हैं कि कैसा पेपर हमारा आ सकता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा एक बार ये जो बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, जो पेपर होता है, उसमें क्वेश्चंस का अगर हम वो देख लें कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो पॉलिटी से आते हैं लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास। और उसके बाद आपका जो मैथ्स है उससे आएंगे लगभग आपके 10 क्वेश्चन। उसके पश्चात आपका जो साइंस सेक्शन है उससे आते हैं आपके लगभग 30+ क्वेश्चंस। और साइंस के अलावा आपके क्या है कि करंट से आएंगे लगभग 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री से आएगा आपका लगभग 30+ क्वेश्चंस। तो सिर्फ आप साइंस, करंट और हिस्ट्री को ही अगर अच्छे से आप फोकस कर लेते हैं तभी आपके टोटल 80+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार पीसीएस के लिए। इसके अलावा क्या है कि आपका ज्योग्राफी से लगभग आपका 20 क्वेश्चंस के आसपास रहता है हर बार, और इकोनॉमिक्स से लगभग 10 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही अन्य अन्य जो सेक्शंस हैं उनसे बिहार की इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन, इससे 10 क्वेश्चन, बिहार की इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चंस, ऐसे अन्य अन्य सेक्शन में क्वेश्चन होते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान में रखते हुए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी एक बार गो थ्रू होइए, और आप जो 3 हमारे सेक्शन जो मैंने आप सभी को बताया, इन तीनों सेक्शन पे खास ध्यान देते हुए जो हमारा साइंस का है, करंट का है और जो हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है, इस पर फोकस रखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। तो जो दर्पण होगा किस प्रकार का होगा? अवतल दर्पण होगा, जिसको कि हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि जो हमारा पसीना है वो तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। अगला प्रश्न है रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिसको कि हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, उससे समझा जा सकता है। 4th क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या है, कई बार रिपीटेड है बीपीएससी में। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन क्या आपके रिपीटेड होते हैं, तो आप सबको इन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाए तब क्या होगा? जो जल स्तर है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमारा 8th क्वेश्चन क्या है कि इसको सही सुमेलित करना है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो नहीं है इसको आप लोग काफ़ी ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या वोल्ट मीटर क्या विभवांतर नापने के लिए यूज किया जाता है, तो सही बात है। एमीटर का यूज हम इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा को नापने के लिए करते हैं, यह भी सत्य है। इसके अलावा जो पोटेंशियोमीटर है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत वाहक बल नापने के लिए। और जो लास्ट है जो गैल्वेनोमीटर है, जो कि गलत दे रखा है, विद्युत प्रतिरोध के लिए नहीं जबकि स्मॉल अमाउंट की इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि यदि एक पंख को, एक रबड़ की गेंद को और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में, मतलब अगर हम उसको वैक्यूम में एक साथ छोड़ते हैं तो सब साथ में एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तो जो तीनों चीज़ें हैं एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। ठीक, जो पंख होगी, रबड़ की गेंद होगी और वो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा और सभी क्या फ्री फॉल करेंगे, इसलिए तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे। ठीक, अगला हमारा 10वां प्रश्न,
कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इसका कारण क्या है? हमारा प्रकाश का व्यतिकरण, या जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगला हमारा प्रश्न है, एक नाभिक की द्रव्यमान की संख्या क्या होती है? तो आप सभी को ज्ञात है कि जो द्रव्यमान की संख्या क्या होती है, जो उसमें टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनकी योग होता है। तो यही जो हमारा पहला वो आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो दोस्तों इसमें जो दे रखा है सीमेंट का जो मुख्य घटक है, इसमें चूना पत्थर, जिप्सम, राख, ये सारे होते हैं। तो आयोग ने तो कोई आंसर की जारी नहीं की है, तो सबसे जो उपयुक्त आंसर है वो ये होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो समस्थानिक अलग अलग होंगे तो क्या होगा? जब उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। ठीक, जैसे 1s2, 1s3, 1h1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु बोलते हैं। एल्युमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो कौन सा है? बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक आप सभी को पता है कि जो बेसिक सोल्यूशन होता है या क्षारीय विलयन होता है, 7 से जो कम होता है वो क्या होता है? एसिडिक सोल्यूशन होता है। और जो 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन विलयन होता है, जिसको हम न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो जब पर भी आपको ऐसे कोई प्रश्न आए तो आप उस पर गोला लगा लें जो गलत है या नहीं है, ताकि क्वेश्चन करते समय हमें यह ध्यान रहे कि हमसे गलत पूछा गया, ना कि सही पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे जो सबसे पहला हमारा विकल्प दे रखा है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु जो होता है विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो सबसे पहला ही जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्या है? आप जो हमारा विकल्प दे रखा है वो क्या है? गलत है। उसके अलावा क्या है कि अगले जो 3 विकल्प हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये भी सत्य बात है। और आपका जो परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, ये भी सत्य बात है। और समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं, ये भी सत्य बात है। इसके साथ साथ जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं उससे फ़ायदा क्या है कि हो सकता है कि अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि समस्थानिक का उपयोग कैसे करते हैं, और ऑप्शन आपको दे दे परमाणु ईंधन के रूप में, चिकित्सा क्षेत्र में, कार्बन डेटिंग, और ऐसे 1-2 और ऑप्शन दे दें, और आपको दे दे कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का हमें फ़ायदा ये भी मिलता है कि कई सारे क्वेश्चन से ही हमें अगले क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। इसमें भी पूछा गया है कि गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें जो प्रथम कथन दिया है, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, तो आप सभी को ज्ञात है कि सत्य बात है, क्योंकि नमी को अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, तो ये गलत है। किसको कहा जाता है? रेयान को कहा जाता है कृत्रिम रेशम। ठीक है, तो यही क्वेश्चन, यही जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी इसके हिसाब से सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अभी अब तक हम असत्य बता रहे थे, अब सत्य बताएंगे। तो जो हमारा कथन सत्य कौन सा है कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम का प्रमुख घटक है? तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। 21st क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो बैक्टीरिया का हम यूज करते हैं बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को बदलने के लिए। 23वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि रात के समय क्या होता है कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए, जैसे इसमें देखिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कुछ लोग गलती से इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को टिक कर देंगे, जबकि ख्याल क्या रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीट बच्ची पौधे किस मिट्टी की कमी से उगते हैं? किस मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। अगला, पौधे का तना सभी हिस्से में भोजन वितरित करने में मदद करता है। तो जो पौधे का तना होता है वो क्या भोजन के भंडारण में भी काम आता है, पौधे को आकार देने में भी काम आता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त में से
एक से अधिक। 26वां प्रश्न क्या है कि आधान या ट्रांसफ्यूजन में न केवल रक्त एक प्रकार का होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, उसका जो RH फैक्टर होता है वो भी समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं वो कहाँ पाई जाती है, तो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है उसमें पाई जाती है। 28वां क्वेश्चन है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किस तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो हम किसका करते हैं, पराध्वनि तरंगे का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। और सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है, तो कौन सा है, ये AB है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और यूनिवर्सल डोनर पूछ देते कौन सा है, O ग्रुप। 30वां क्वेश्चन क्या है कि निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया कहाँ का संक्रमण है, फेफड़ों का संक्रमण होता है, तो ये आपको याद रखना है। आपने देखा कि ये टोटल जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो 30 क्वेश्चन थे सभी क्या है, साइंस सेक्शन से थे। तो आपको साइंस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो बिहार का जो परीक्षा होगी उसमें साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसको किसके द्वारा बनाया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर है इसकी लंबाई। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, तो ये मिलाया कब गया था, 2017 में मिलाया गया था। और इसके पहले 1924 से लेकर 2016 तक रेल बजट और आम बजट जो दोनों हुआ करता था, दोनों एक साथ पेश किया जाता था। अगला 34वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है, तो जो इसका उद्देश्य था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या क्या है, एक आम केंद्रीय सचिवालय है, इसके अलावा एक नई संसद भवन है, उसके अलावा प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास का भी निर्माण है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है, तो किसकी विधायिका नहीं है, जम्मू कश्मीर आपको पता है कि एक ही है, तो विधायिका किसकी नहीं है, लद्दाख की नहीं है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है, तो जो संदेश झिंगम जी हैं उन्होंने इस पुरस्कार को जीता था। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे कि इस पुरस्कार को किसने जीता था, संदेश झिंगम जी के द्वारा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख से शुरू की गई थी, तो जो इसका आंसर होना चाहिए ई होना चाहिए, क्योंकि ये जो योजना वो हुई थी, लॉन्च हुई थी 1 फरवरी 2019 को और ये प्रारंभ हुई थी 24 फरवरी 2019 से। तो या तो आयोग इसका आंसर सी मानेगा या ऑप्शन ई मानेगा। अगला हमारा 39वां क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था, तो किस खेल में जीता गया था, आप सभी को ज्ञात है, भाला फेंक में जीता गया था, जो कि श्री नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते, तो भारत ने कितने जीते, 19 टोटल पदक जीते थे। अगला हमारा क्या है कि भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली, तो यह संभाली थी 1 अगस्त 2021 को। 42वां प्रश्न पूछ रहा है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था, तो ये थे मेजर जनरल क्रिस डोनियू। अगला क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है, तो आप सभी को ज्ञात है, डसाल्ट एविएशन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी, तो ये झड़प हुई थी जून 2020 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है, तो पता ही है कि पेगासस काफ़ी न्यूज में था, तो ये कहाँ विकसित किया गया, इजराइल में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया, तो इसने स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2021 को। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी इसके पहले जैसे हमने पढ़ा कि जो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कब संभाली थी, तो आपको बताया 1 अगस्त 2021 को, और अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल कब स्टार्ट किया, 1 जनवरी 2021 से। तो ये याद रखिएगा, ये पुनः पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था? तो रूस ने किया था। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति थे हैं। अगला क्वेश्चन, 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए ई होना चाहिए, क्योंकि इस बार कोई आए नहीं थे। लेकिन वैसे हमारे जो मुख्य अतिथि कौन होने वाले थे प्रस्तावित थे, बोरिस जॉनसन जी थे। ठीक, तब आयोग ने कोई आंसर की जारी नहीं की, तो हमें पता नहीं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन जो सबसे उपयुक्त है वो क्या, ऑप्शन ई है। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये है हमारे टीएस तिरुमूर्ति साहब। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं? तो ये कहाँ पे हैं? गोपालगंज जिले में है। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी सर्वप्रथम 1913 में, जो कि 20 जनवरी 1913 को बुलाई गई थी। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। अगला जो हमारा प्रश्न है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर के जो फंसे लोगों की सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये टोटल 38 सीटें आरक्षित हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह जो आरक्षण प्रदान किया गया 2006 में प्रदान किया गया। उसी टाइम बिहार पंचायती राज एक्ट आया था 2006 में, उसके बाद महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो बिहार को विभाजित किया गया वर्ष 2000 में। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो जो इसका भी ऑप्शन होगा ऑप्शन ई होगा, क्योंकि जो नया मंत्रालय था, जो नया विभाग था, वो था डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो टोटल 7 विभाग शामिल हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था खगड़िया जिले से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। अगला हमारा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में? तो ये क्या, लोथल। लोथल क्या एक डॉकयार्ड भी था, और वहाँ से हमें धान की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा क्या थे, काफ़ी प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, जहाँ से हम अलग अलग जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से या बाकी सबसे हम ट्रेड किया करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे चोल वंश के संस्थापक। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप सभी को ज्ञात है कि महाकश्यप थे। यह संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी, सप्तपानी की गुफा में। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किरात अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भैरवी के द्वारा। और कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो स्टार्ट कराया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। आ जाते हैं हम आगे पे अगले क्वेश्चन पे, किस मुगल शासक के समय से में सर थॉमस रो भारत आया था? कब आए थे? जहांगीर के समय में, क्योंकि सर थॉमस रो आए थे 1608 में, ठीक। और जहांगीर का जो शासनकाल है कब है? 1605 से लेकर 1627 तक इनका शासनकाल था जहांगीर का, तो इसी के बीच में आए थे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी लिखी गई है आपकी अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो यह मद्रास में स्टार्ट की गई थी सबसे पहले। अगला 70 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो यह किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट,
जो कि 1917 के कलकत्ता सेशन में बनी थी। अगर यहीं प्रश्न आ जाता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला हो जाती श्रीमती सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ चलते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो इस समय वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू और कान्हू, ये दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, तो गांधी जी को आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप सभी को ज्ञात है गौतम बुद्ध को। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी, ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी, सचिंद्रनाथ सान्याल जी के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था, तो किया गया था किसके द्वारा, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण और राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस भी है, आप सभी को पता भी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो ये जियोग्राफी आपसे स्टार्ट हो जाएगी। तो जो जियोडेजी होती है, जियोडेजी क्या होती है कि पृथ्वी के आयाम की माप से रिलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, ये किसके द्वारा दी गई थी, ए वेगनर के द्वारा दी गई थी 1912 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुंडा ट्रेंच के बारे में, तो सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है, तो ये किसके है, जो जावा द्वीप है उसके समांतर स्थित है। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किसके कारण होता है, जो पृथ्वी का घूर्णन होता है उसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मृत सागर के साथ भूमि सीमा किसकी नहीं लगती है, तो ये लेबनान की सीमा उसके साथ नहीं लगती। दोस्तों यहीं पे मैं आपको 1 मिनट रुक के बताना चाहता हूँ कि हमने एक मैपिंग ट्रिक्स की पूरी सीरीज़ करी है, उस सीरीज़ में हमने बताया है कि अलग अलग देशों से किन किन देशों से किस किस की बाउंड्री लगती है, या जो कुछ इंपॉर्टेंट सागर हैं, लाइक जैसे कोई रेड सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, एरल सी हो गया, आपका ब्लैक सी हो गया, ऐसे मतलब काफ़ी सारे जो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनके बारे में बताया, उनके ट्रिक्स के थ्रू आपको रिमेंबर कराया कि अच्छा आप इससे याद कर सकते हैं कि कौन कौन इससे बॉर्डर शेयर करता नहीं लगता। तो आप एक बार उसको भी पुनः देखिए, इससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, ये किसका खनिज है, तो ये खनिज किसका है, टाइटेनियम का खनिज है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि तुलना के आधार पर हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना था, तो इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन देखना है कौन कौन से सही कथन है। तो जो पहला कथन है कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं, तो ये सत्य कथन है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ये भी सत्य बात है। और नेक्स्ट कथन क्या है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, तो ये क्या है, गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान को किसके रूप में वर्णित किया गया है, तो जीएस सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। अगला हमारा जो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील, इसमें 2 मीठे पानी की झील हैं, कौन कौन सी, एक तो जो लोकटक लेक है मणिपुर वाली, और एक जो हमारी वुलर लेक है वो कश्मीर वाली, दोनों। तो ये दोनों हमारी क्या फ्रेश वाटर लेक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ही होगा 1 में से अधिक। और जो हमारी जो चिलिका लेक है और जो हमारी सांबा लेक है, दोनों क्या साल्ट लेक है। ठीक है, खारे पानी वाली झील। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो जो शनि ग्रह है उसका घनत्व सबसे कम है, क्योंकि वो गैसों का एक गोला है, आप सभी को ज्ञात है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जो चिड़िया जगह है वो किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो जो लौह अयस्क हैं उनके खनन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। इसके बाद जो पट्टी सीमा परियोजना है ये
किन दो नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो कृष्णा और गोदावरी जो नदियाँ हैं उनके एकीकरण से जुड़ी हुई है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि इसमें एस्कर और ड्रमलिन के बारे में बताया गया है। इसमें 4 हमें कथन दिए गए हैं और बताने की कौन से सही कथन हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से कथन हैं। तो सबसे पहला बताया गया है कि जो एस्कर होता है क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें होती हैं, तो ये सत्य बात है। अगला कि ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सत्य बात है। नेक्स्ट क्या है कि अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। तो ये एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता नहीं है, ये किसकी है? जो हमारी ड्रमलिन्स वाली होती हैं उनकी विशेषता। तो इसलिए हमारी ये ऑप्शन कथन गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो कथन है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो ये भी जो हमारा क्या है कथन सत्य है। अतः जो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 4 विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो इसके लिए झारखंड काफ़ी फेमस है। वहाँ अंडरग्राउंड कोल माइनिंग होती है, जिसको मतलब जला के निकाला जाता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है, मतलब माइका का भंडार है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? ये गया जिला जो है। गया के अलावा कौन सा है? नवादा है, जमुई है, ये सारे जिलों में भी अभ्रक का भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता है कि पटना में सोन और गंगा नदी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये हम सभी को ज्ञात है क्या? छोटा नागपुर पठार जो है उससे सारी नदियाँ निकलती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कि बिहार का जो पहला रामसर स्थल है कौन सा है? वह है कंवर झील, जो कि किस जिले में पड़ता है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मयोनि हिल बिहार में किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनि हिल कहाँ पे है? गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो जो हमारा उत्तर पश्चिम वाला पार्ट है उसमें सबसे अधिक जिले पाए जाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो बिहार है, बिहार को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। अब तो ये वाला जो हिस्सा हमारा है, ये वाला, इसी में सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, आ जाइए हम अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो क्या क्या है? पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण भी है, लेकिन जो ग्रामीण खेल है वो उसमें नहीं है। अगला क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इस बार टोटल कितनी 102 मांगें पेश की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जिसको हम नेशनल एक्सटेंशन सर्विस बोलते हैं, उसका प्रारंभ किया गया था? तो ये स्टार्ट हुई थी सन 1953 में। अगला प्रश्न, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो आपको ज्ञात है कि स्थानीय निकाय पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, शिक्षक भी चुने जाते हैं, स्नातक श्रेणी से भी चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपति वाली जो श्रेणी है उससे नहीं चुने जाते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये हमारी किससे संबंधित है? जो नीति का कार्यान्वयन होता है उससे संबंधित है। ऑप्शन जो हमारा बी है, ऑप्शन सी है, सॉरी। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यार्जित शक्ति से संबंधित है? तो ये कौन सी कमेटी है? अधीनस्थ विधान पर समिति, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 300 के बारे में। तो ये किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायिक प्रणाली किस आधार पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि आयोग ने इसका कोई उचित अभी आंसर की जारी की नहीं है, तो हमें पता नहीं कि आयोग क्या मानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था किस राज्य में? सबसे पहले स्थापित हुआ था कहाँ? महाराष्ट्र में। कब स्थापित हुआ था? 1971 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश थे। आप लोग पूछेंगे कि अच्छा इनके बारे में इतने पुरानी न्यूज कहाँ से आ गई? क्योंकि उसी समय कुछ दिन पूर्व ही इनकी मृत्यु हुई थी, इसके लिए एक न्यूज में थे। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो जो सुदीप्तो मुंडले हैं वो 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं। तो कौन कौन सदस्य हैं? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, रमेश चंद हैं, अजय नारायण झा हैं। ठीक है, तो ये तीनों लोग 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, वो उसकी सीमा वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो अब 74% कर दी गई है इसकी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया था? तो किया गया था 6.8%। अगला हमारा प्रश्न है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? जो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होती है, इसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो द्वितीय चरण सेकेंड फेज है, किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? इसको लागू किया जाना है 2020-21 से लेकर 2024-25 के मध्य। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है कि इसका भी जो आंसर है, क्योंकि शायद जो चारों हैं सभी उसके हिस्सा हैं, तो कौन सा नहीं है पता नहीं। तो ऑप्शन ई होगा इसमें हमारा जो उपयुक्त के लिए जो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें हमें 2 सूचियां दे रखी हैं, उनका हमें मिलान करना है। तो देखिए आप सभी को ज्ञात है कि जो सरकारिया कमीशन था वो किसके लिए था? केंद्र और राज्यों के संबंध के लिए आया था। तो अगर आपको सिर्फ इतना ही ज्ञात हो कि सरकारिया कमीशन केंद्र और राज्य के संबंध के लिए आया था, तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से आप सी रंगाराजन कमेटी को मिला लेंगे, क्या गरीबी की माप के लिए आया था। उसके बाद आपका जो पारेख कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए आया था, और नरसिंहम कमेटी किसके लिए, समिति किसके लिए आई थी? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए आई थी। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों के उपयुक्त में जो सही आरोही क्रम कौन सा है। तो राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल। तो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से उत्पादकता का वो है। तो सबसे अधिक फर्स्ट नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल है। उसके बाद जो हमारा आंध्र प्रदेश है वो सेकंड पोजीशन पे आता है। उसके बाद हमारा पंजाब आता है थर्ड पोजीशन पे, और फोर्थ पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश। तो जो हमें 4 विकल्प दिए गए, इन चारों विकल्पों में से कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो कि इस क्रम में लगा हुआ हो, जिसमें पश्चिम बंगाल फिर से आंध्र प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। तो हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला कथन क्या कहता है कि वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। ये सांविधिक नहीं, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि जो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को स्थापित किया गया है। ये सत्य बात है। नेक्स्ट इसका जो कथन है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार होती हैं, तो ये भी क्या है? सत्य बात है। और अगला जो कथन है पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, तो ये गलत है, क्योंकि जो पहला वित्त आयोग कब स्थापित किया गया था? 1952 में। ठीक है, तो हमारा विकल्प कौन कौन से सही हो जाएंगे? हमारे विकल्प से हो जाएंगे विकल्प सी, 2 और 3 ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, जिसको BNI बोलते हैं, उसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना था। जिसमें जो पहला कथन है क्या? आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया, तो सही बात है। अगला कथन कहता है कि BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है, तो ये गलत है। 2012 में और 2018 में बनाया गया। ठीक है, BNI 26 संकेतकों पर आधारित है, तो ये भी सत्य बात है। और इसमें 6 आयाम होते हैं, 6 नहीं कितने? 5 आयाम होते हैं। तो अब हमारा विकल्प कौन कौन सा हो जाएगा? जिसमें 1 और 3 होगा, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन
कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो कृषि यंत्र बैंक। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था, तो यह मान था 0.574। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है, तो यह अनुमानित था 22,511 करोड़। अगला जो हमारा प्रश्न है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो जो इसका विकल्प होगा विकल्प ई होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कक्षा 6वीं के ऊपर के सभी छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, और ऐसा हमारे पास कोई विकल्प है नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। 125वें नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से लेकर 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा, तो बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा, 4.12%। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि 1905 में जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। लेकिन इस सोसाइटी का कभी गांधी जी कभी हिस्सा नहीं रहे, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगला अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लिखी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा 1928 में इस पुस्तक को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, तो जो बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला 130 नंबर का जो हमारा प्रश्न है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया, तो जोड़ा गया था जर्मनी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार धावे, जिसको हम क्या बोलते हैं, चटगांव आर्मरी रेड, ये किससे संबंधित है, तो ये सूर्यसेन से संबंधित है। सूर्यसेन को हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनको चट्टोपाध्याय बोलते थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो इसमें आपको ये भी याद होना चाहिए कौन कौन सी घटनाएं हुई, किस किस वर्ष में हुई। तो देख लेते हैं, जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया था वो कब आया था, अगस्त 1942 में। क्रिप्स मिशन उसके पहले आ गया था 1942 में, उसके बाद ही आया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। 1943 में क्या लॉर्ड वेवल का आगमन हुआ था, और कैबिनेट मिशन कब आया था 1946 में। तो सबसे पहले घटना कौन सी हो गई, क्रिप्स मिशन का आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे उस टाइम, जवाहरलाल नेहरू थे। उसी के बाद क्या है कि पूर्ण स्वराज का हमने मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया था। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं, तो जो राम मनोहर लोहिया हैं वो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन संबंधित थे, जेबी कृपलानी संबंधित थे, राजकुमार शुक्ला संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, तीन लोग उससे संबंधित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न कि 1857 के विद्रोह में नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो कहाँ संबंधित थे, ये जगदीशपुर से संबंधित थे। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, तो जो जयप्रकाश नारायण थे वो हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1922 में आयोजित गया का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये थे चित्तरंजन दास, CR दास जिनको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ये हमारा मैथमेटिक्स वाला हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम इसमें सिर्फ आपको इसका आंसर बता देंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि सर इसको सॉल्व करा के आप बता दीजिए तो हम अगली वीडियो में आपको सॉल्व करा के बता देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है, 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं। तो आप सॉल्व कर लेंगे LCM लेके इसका, तो आपको देखेंगे टोटल 6 संख्याएँ इससे विभाज्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3⁴n माइनस 4⁴n हमेशा किससे विभाज्य होगा? हमेशा 17 से विभाज्य होगा। दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर इतना है और संख्याओं का योग 1000 है, तो संख्याएं क्या क्या होंगी? संख्याएं होंगी 678 और 372, 628 और 372। ठीक है, हाँ, तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 256,000 है, और दो संख्याओं का जो योग है वो कितना? 1000 है। तो जो संख्याएं होंगी क्या क्या होंगी? संख्या होंगी 628 और 372। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाता है log √232 का मान क्या होगा? तो इसका मान आ जाएगा, सॉल्व आप करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20% की, और लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचना चाहिए? तो उसे 18 नींबू बेचने चाहिए। आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो कितने समय में यह एक राहगीर को उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो चल रहा है उसको पार करेगी? तो इसको पार करने में लगेगा जो समय है 7/1/3 सेकेंड। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है? 52 मीटर, और उसका जो छोटा विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी? 10 मीटर। तो जो लंबे विकर्ण की लंबाई होगी ये आएगी 24 मीटर। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है, तो जो बी की गति क्या होगी? बी की जो गति होगी सॉल्व करने के बाद 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है और घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरी घड़ी 1 बजे अपराह्न, अगर दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है, तो उसमें समय हो गया रहेगा 12:48। और हमारा जो आज का अंतिम प्रश्न है 150 नंबर का, निरंतर भिन्न है। ये काफ़ी ईजी होता है, जिसमें आप पूरी इसको x या y मान के आप सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा जो ये 67वें बीपीएससी का जो पेपर, जो कैंसल्ड वाला पेपर, हमने इसको पूरा डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके से हम आप प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन और पेपरों को हम डिस्कस करते चलेंगे। आप लोग इसको एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चनों के आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, और ये आपके एग्ज़ाम में आपको एक प्लस पॉइंट दिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।